नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जिला स्तरीय लाइव कक्षा प्रसारण कार्यक्रम फलोदी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्क्रीन के समक्ष मौजूद सभी संस्था प्रधानों, शिक्षकों, विषयविदों और विद्यार्थियों का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। हमने कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत प्रश्नमाला 4 के अध्ययन का प्रारंभ कर दिया था, जिसमें प्रश्नमाला 4.1 में हमने यह पढ़ लिया था, यह जान लिया था कि द्विघात समीकरण की पहचान किस प्रकार से की जाती है। द्विघात समीकरण की पहचान करने के बाद हमने कुछ रचनात्मक प्रश्नों, कुछ व्यवहारिक स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में बदलना यानी हिंदी से गणित में ट्रांसलेशन करना भी सीख लिया था। और यह ट्रांसलेशन करना आगे हमारे प्रश्नमाला 4.2, 4.3, 4.4 सभी में एक समान रूप से उपयोग में आएगा, क्योंकि आगे आने वाली प्रश्नमालाओं में हम द्विघात समीकरण को हल करने की अन्योन्य विधियां सीखेंगे, मगर उन विधियों के साथ साथ हम यह भी सीखेंगे कि उन्हें द्विघात समीकरण में बदलने की प्रक्रिया एक प्रकार की ही रहती है। द्विघात समीकरण में प्राप्त होने के बाद हम उसे हल करने के लिए अलग अलग विधियों का उपयोग करते हैं। तो आइए हम आज की कक्षा को विधिवत रूप से प्रारंभ करते हैं। प्रश्नमाला 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के अंतर्गत हमने यह जान लिया था कि द्विघात समीकरण का मानक रूप जो है वह द्विघात बहुपद के ही रूप में होता है, ax² + bx + c। बस चूंकि यह समीकरण के रूप में है तो जिस प्रकार से हम अपने बहुपद को शून्य के बराबर रखते थे यानी उसका मान 0 रखते थे, वह द्विघात समीकरण में द्विघात बहुपद बदल जाता था। आज हम उससे आगे की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने के लिए द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि का परिचय हमने प्रश्नमाला 2.2 में पहले ही प्राप्त कर लिया था कि 2.2 में हमने शून्यांक ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि का उपयोग किया था। और जैसा कि यहाँ गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने की अंतर्गत लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है कि भाई एक वास्तविक संख्या अल्फा द्वारा द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का एक मूल कहलाती है। और यदि अल्फा इसका एक मूल हो तो हम यह भी कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण का एक हल है और अल्फा द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि द्विघात बहुपद के शून्यक और द्विघात समीकरण के मूल एक ही हैं, जिसके बारे में हमने प्रश्नमाला 2 में भी जान लिया था कि द्विघात बहुपद के शून्यक और द्विघात समीकरण के मूल यह दोनों शाब्दिक रूप से एक दूसरे के पर्याय है। उपयोग में लेने और ज्ञात करने की विधि इनकी एक समान है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, हमारे पास में कुछ सवाल दे रखे हैं और उन सवालों में मैंने आपको पहले ही पिछली कक्षा में यह कहा था कि आपको 4.2 के यह सवाल, जिनमें गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं, यह सभी सवाल आपको जो है वो प्रश्नमाला 2.2 में हमारे द्वारा सीखी गई गुणनखंड विधि से आपको यह करके लाने हैं। आपने इनमें से कई सवाल मिलाए होंगे और कुछ जो शेष रहे हैं वो आज हम यहाँ मिल बैठकर कर लेते हैं।
तो देखिए हमारे को गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के जो मूल ज्ञात करने हैं उसके अंतर्गत पहले के पहले सवाल में क्या दिया गया है। पहले के पहले सवाल के अंतर्गत लिखा गया है कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 यह हमें द्विघात समीकरण दे रखी है और द्विघात समीकरण भी मानक रूप में दे रखी है। यानी हमें जो दिया गया है वह सबसे पहले ax स्क्वायर और फिर bx और फिर c दिया गया है। यह द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। यानी सबसे पहले हमारे पास में x स्क्वायर का पद होना चाहिए, उसके बाद में हमारे पास में x का पद होना चाहिए, उसके बाद में हमारे पास में तीसरा अचर पद होना चाहिए। हमें यह तीनों इसी क्रम में दे रखे हैं। इसका मतलब यह हमें व्यवस्थित रूप में दे रखी है, यानी यह हमें मानक रूप में दे रखी है। क्योंकि यह हमें मानक रूप में दे रखी है यानी इसके लिखने की शैली में हमें और कोई बदलाव नहीं करना है। अब हमें इसे आगे हल करना है। आगे हल करने के लिए हम यह देखते हैं कि हमें जो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, इसमें बाहर वाले पदों का गुणनफल, जैसे कि हमने गुणनखंड विधि में पहले भी सीखा था कि गुणनखंड विधि में हम क्या करेंगे, तो गुणनखंड विधि में हम इन दोनों का गुणनफल निकालेंगे। इन दोनों का गुणनफल यानी एक्स स्क्वायर और माइनस 10 का गुणनफल, दोनों का जब हमने गुणा किया तो हमारे पास में गुणा करने पर आया माइनस का 10 एक्स स्क्वायर, माइनस का 10 एक्स स्क्वायर, और जोड़ने और घटाने पर हमारे पास में आना चाहिए माइनस का 3x। जोड़ या घटाव यानी बाकी में हमारे पास में आना चाहिए माइनस का 3x। हमें एक ऐसी संख्या सोचनी है जिसको गुणा करने पर यह प्राप्त हो और जोड़ बाकी करने पर यह प्राप्त हो। तो हमें सबसे पहले संख्यात्मक रूप से देखना चाहिए कि हमारे पास में जो संख्या दे रखी है 10, इस 10 को किस किस के पहाड़े में आता है और यह इससे हम 3 कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो 10 स्वयं के पहाड़े में आता है, 10 एकम 10, 10 और 1 से 11 बन सकता है, 10 और 1 से 9 बन सकता है, मगर 3 नहीं बनेगा। 10 और किसके पहाड़े में आता है, तो 10 2 के पहाड़े में 5 बार आता है, 2 पंजे 10, 2 और 5 से 7 बनता है, 2 और 5 से 3 भी बनता है, 2 और 5 से 3 भी बनता है। इसका मतलब हम 10 से जो है वो 3 बना सकते हैं। किस प्रकार से बनाएं, तो हमारे पास में एक संख्या तो है 5 और दूसरी संख्या क्या है, और 2। इन दोनों से हम क्या बनाने वाले हैं, दोबारा से देखते हैं। 10 किसके पहाड़े में आता है, 10 हमारे पास में आता है 5 के पहाड़े में 2 बार, और 5 जो के पहाड़े में 2 बार आता है, और 5 और 2 को हम 3 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, हमें बनाना है माइनस का 3। यानी अगर हम माइनस के 5 में 2 जोड़ें तो माइनस के 5 में 2 जोड़ने पर हमारे पास में माइनस का 3 प्राप्त हो जाएगा। यह हमने संख्यात्मक रूप से इसके टुकड़े कर दिए हैं, और संख्यात्मक रूप से इसके टुकड़े करने के बाद आगे हम देखते हैं कि हमारे को इसके साथ में x भी लिखना है, क्योंकि जो हम ज्ञात कर रहे हैं वो x में है। यानी माइनस के 5x और प्लस के 2x, इन दोनों को अगर मैं हल करूं तो माइनस का 5 और प्लस का 2 यानी माइनस का 3x, और जब मैं गुणा करूं तो माइनस इंटू प्लस बराबर क्या आया, माइनस 5 दूनी 10 x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ये इसके टुकड़े यानी ये इसके हमारे पास में गुणनखंड हो गए। और चूंकि यह गुणन के खंड हैं इसलिए इस विधि को गुणनखंड विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि कहते हैं। गुणनखंड विधि के अनुसार हमने जब इसके टुकड़े किए तो हमारे पास में ये टुकड़े आए, यानी हम 3x के स्थान पर क्या लिखने वाले हैं, हम 3x के स्थान पर माइनस 5x प्लस 2x लिखने वाले हैं। किसके स्थान पर, माइनस के 3x के स्थान पर माइनस का 5x प्लस का 2x, ऐसा हम लिखने वाले
हैं। यह सारी जो है ये हमने समझने के अनुसार लिखा है। जब हम सवाल को हल करेंगे तो कैसे करेंगे? सवाल को हल करते समय हम लिखेंगे कि हमारे पास में सवाल दे रखा है पहले का पहला एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 10 बराबर 0, यह हमें सवाल दे रखा है। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम विधि का नाम लिखेंगे कि हम कौन सी विधि प्रयोग में ले रहे हैं। हम गुणनखंड विधि प्रयोग में ले रहे हैं और गुणनखंड विधि के अंतर्गत हम इसके कर रहे हैं टुकड़े, और हमारे पास एक्स स्क्वायर और माइनस 3x के टुकड़े अभी अभी हमने निकाले थे। हमारे पास में हो जाएगा माइनस का 5x और प्लस का 2x और पीछे है माइनस का 10 बराबर 0। इस माइनस 3x के ये जो टुकड़े हैं यह हमें रफ में करने हैं, दिमाग में करने हैं, सोच करके करने हैं, और इनको साइड में लिखा भी जा सकता है कि हमने इस प्रकार से टुकड़े किए हैं। टुकड़े करने की वह प्रक्रिया समझने के लिए है, लिखने की दृष्टि से इतना पर्याप्त होता है। अब इसको आगे हल करने के लिए इन दोनों में से हमारे पास में x कॉमन आ गया, x दोनों में है तो हम यहाँ से x बाहर ले लेंगे। एक्स स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स था, उसमें से x हमने बाहर ले लिया, पीछे बच गया x, आगे है माइनस का निशान, और 5x में से x तो हमने बाहर ले लिया तो अंदर हमारे पास बच गया 5। और इसी प्रकार से पीछे की ओर अगर हम देखें तो दोनों में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो हमने 2 को कॉमन ले लिया, इसमें 2 का भाग दिया तो 2 हट गया और रह गया सिर्फ x, माइनस 10 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 5 बार, तो हमारे पास में आ गया माइनस का 5 बराबर में कितना है? 0। अब इन दोनों पदों को अगर गौर से देखेंगे तो इन दोनों पदों में हमारे पास में x माइनस 5 दोनों में है, तो हम क्या करते हैं, इस x माइनस 5 को इन दोनों पदों में से कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, और जब हम इनको बाहर ले लेंगे तो अंदर हमारे पास इधर से बचेगा x और इधर से हमारे पास बचेगा प्लस का 2, और हमारे पास में इसका मान कितना आ जाएगा? 0। x माइनस 5 हमने बाहर ले लिया जो कि दोनों में था, तो इधर से हमारे पास में बच गया x और इधर से हमारे पास बच गया प्लस का 2। ये दोनों हमारे पास में आ गए। तो अब हम जानते हैं कि दो पदों का गुणनफल अगर शून्य है तो या तो दोनों शून्य हैं या दोनों में से न्यूनतम रूप से एक तो शून्य है ही, क्योंकि दो पदों का गुणनफल शून्य केवल और केवल तभी होता है जब दोनों में से न्यूनतम रूप से एक राशि शून्य हो, क्योंकि शून्य से गुणा करने पर ही हल शून्य प्राप्त होता है। तो पहले वाले को लिखते हैं कि भाई x माइनस 5 बराबर 0। यदि यह 0 हो तो हमारे पास में माइनस का 5 है, उधर जाएगा तो प्लस का 5, तो x बराबर 0 प्लस 5, यानी हमारे पास हो गया x बराबर 5। x बराबर 5 हमारे पास पहला मान आ गया, या फिर दूसरा मान कि भाई x प्लस 2 बराबर क्या है? 0, यानी या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो दूसरे वाले को अगर हम 0 रखें तो हमारे पास में आ गया x प्लस का 2 है, उधर गया तो माइनस का 2, तो 0 माइनस 2, यानी x बराबर हो गया माइनस का 2। तो x बराबर 5 और x बराबर माइनस 2। अतः हमारे द्विघात समीकरण के जो मूल ज्ञात करने हैं वह आए द्विघात समीकरण के मूल कितने कितने आए? तो हमारे पास में आए 5 माइनस का 2। द्विघात समीकरण के दो मूल आए, एक तो आया 5 और एक आया माइनस 2। यह मूल द्विघात समीकरण के तो मूल कहलाते हैं और बहुपद के क्या कहलाते हैं? शून्यक। यानी इन्हीं का मान अगर हमारी समीकरण में लिखा जाए तो इनमें से कोई भी रखो समीकरण में, इसका मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। किसका मान? क्योंकि यह समीकरण का मान क्या होना चाहिए? शून्य। तो यहाँ 5 अगर रखा जाए तो इसका मान क्या आ जाएगा? शून्य। यदि परीक्षा में आपके पास में समय शेष है तो आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल अगर हम देखें तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो हम लिखते हैं, हमारे पास दूसरे सवाल में दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब हमें
गुणा करने पर क्या आना चाहिए, तो हमारे पास में गुणा करने पर क्या आना चाहिए, आप बताइए जरा कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए। किस किस की गुणा की जानी है, हमें गुणा की जानी है -6 और 2x² की। इसका मतलब हमारे पास गुणा करने पर आना चाहिए 2x² इंटू -6, इन दोनों को गुणा करूं तो मेरे पास में आ गया -12x² आना चाहिए। और जोड़ घटाव में या जोड़ बाकी में हमारे पास क्या आना चाहिए, तो जोड़ बाकी में हमारे पास में आना चाहिए प्लस का x मतलब हो गया 1x आना चाहिए। तो जोड़ घटाव में हमारे पास में आ रहा है संख्यात्मक रूप से 1 और गुणा में हमारे पास में संख्यात्मक रूप से कितना आ रहा है -12। तो 12 किस किस के पाड़े में आता है और ऐसा जिससे हम 1 बना सकें, तो 12 आता है हमारे पास में 12 खुद के पाड़े में 12 एकम 12, मगर उससे 1 नहीं बनेगा क्योंकि 12 और 1 13 और 12 - 1 बराबर 11। 12 और आता है हमारे पास में 6 के पाड़े में, 6 दूनी 12, मगर 6 और 2 8 और 6 में से 2 घटाए तो 4। अगला आता है 12 4 के पाड़े में, 4 के पाड़े में 3 बार, 3 के पाड़े में 4 बार और 3 और 4 से हम 1 बना सकते हैं। तो हमारे पास में संख्याएं आ गई, हमारे पास संख्या आ गई 3 और 4, दो संख्याएं आई, कौन कौन सी, 3 और 4। 3 और 4 आई और 3 और 4 से हमें क्या बनाना है 1, 3 और 4 से 1 बनाना है। तो हम क्या करें, 4 में से 3 घटा देवें, यानी 3 तो हमारा माइनस का और 4 हमारा होना चाहिए प्लस का। 3 हमारा माइनस का और 4 हमारा प्लस का, तो 4 में से 3 घट जाएंगे, पीछे कितना बचेगा प्लस का 1। और इसके साथ भी x, इसके साथ भी x। हमने हल तो किया था संख्यात्मक रूप में, अब ये हमारे पास में पद के रूप में आ गया, व्यंजक के रूप में आ गया। अब देखो -3 को +4 से गुणा करेंगे क्या आएगा -12, x को x से गुणा करेंगे क्या आएगा x², और प्लस के 4x में से -3x हटा देंगे, पीछे क्या बचेगा 1x प्लस का। यह टुकड़े हम यहां लिख देते हैं। तो हमारे पास में सवाल है कि भाई कौन सी विधि से हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं गुणनखंड विधि से। और गुणनखंड विधि से करते हुए हमारे पास 2x² और x के हमने कर दिए हैं टुकड़े, और टुकड़े किए हैं -3x और प्लस का 4x, और पीछे लिखा हुआ है हमारे पास में -6 बराबर में कितना, बराबर में 0। अब हम इसको हल करते हैं तो देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ऐसा क्या है जो दोनों में है, तो दोनों में है हमारे पास में x, दोनों में x है तो x का भाग दोनों में लगा दिया, तो ये 2 तो संख्यात्मक रूप में रह गया। और x² में x का भाग लगाएंगे, x² मतलब x इंटू x 2 बार है, तो उसमें से एक x बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया x, -3x में अगर x का भाग लगाया तो हमारा कितना बचेगा 3। इसी प्रकार से इधर इन दोनों में जो है वो 2 का भाग जा रहा है, और 2 का भाग जा रहा है तो हम यहाँ 2 का भाग लगा देते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2x -6 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 3 बराबर 0। जैसा कि हमने पहले भी समझा था, जाना था कि कॉमन लेने के बाद में यहाँ दोनों कोष्टक में एक समान राशि बचती है, यहाँ 2 पद बन जाते हैं और अंदर की राशि हमेशा क्या बनती है, समान बनती है, एक जैसी बनती है। तो इस अंदर की एक समान वाली राशि को मैं कॉमन ले लेता हूँ, यानी दोनों में लिखा हुआ है 2x - 3, इसलिए मैंने 2x - 3 क्या ले लिया बाहर, इसमें से और इसमें से 2x - 3 को मैंने बुला लिया बाहर। तो अंदर मेरे पास में क्या बच जाएगा, इधर से बचेगा x और इधर से बचेगा प्लस का 2, x + 2 बराबर में कितना 0, x + 2 बराबर 0। तो इन दोनों का गुणनफल हमारे पास में क्या आ गया 0, और दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 हो तो दोनों में से कोई एक तो कम से कम 0 होगी ही होगी। तो पहली संख्या को अगर 0 के बराबर रखें तो 2x - 3 बराबर 0, यानी 2x बराबर -3 है, उधर जाएगा तो प्लस का 3, और 2 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में,
तो x बराबर 3/2। इसी प्रकार से इधर देखें तो x प्लस 2 बराबर 0 रखें, क्योंकि यह भी 0 हो सकता है। तो क्या होगा? तो होगा कि भाई x बराबर प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो क्या होगा? 0 माइनस 2, और 0 में से 2 घटाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 0 में से 2 घटाया माइनस का 2, तो x बराबर -2 और x बराबर 3/2। यह 2 हमारे पास में मान आए, तो हम लिख देंगे अतः हमारे द्विघात समीकरण के मूल बराबर, मूल कितने कितने हुए? तो मूल हुए 3/2 कॉमा माइनस का 2, 3/2 और माइनस का 2। यह हो गया हमारा दूसरा सवाल। अगर हम इसको देखें तो तीसरे सवाल में हमें रूढ़ में संख्याएं दे रखी है, तो रूढ़ वाली संख्या को देख करके ऐसा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तरीका वही का वही रहेगा। तो देखो हमारे पास में क्या दे रखा है? हमारे पास दे रखा है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। यह हमें तीसरे सवाल में इक्वेशन दे रखी है। अब तीसरे सवाल में हमें ये दे रखी है, और हम कौन सी विधि उपयोग में लेने वाले हैं? हम लेने वाले हैं गुणनखंड विधि। और गुणनखंड विधि यह कहती है कि सारी संख्याएं अगर क्रम से लिखी हुई हो, यानी पहले x² का पद, फिर x का पद, फिर अचर पद, तो अचर पद और x² के पद को आपस में क्या कर दीजिए? गुणा। तो x² और अचर पद को हम आपस में कर देते हैं गुणा। तो हमारे पास गुणा करने पर क्या आएगा? तो गुणा करने पर देखो हमें गुणा करनी है √2x² की गुणा करनी है 5√2 से। तो हमें गुणा करनी है √2x² की 5√2 से। अब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आंग्ल भाषा में तो आएगा x² है। √2 की √2 से गुणा करेंगे, √2 × √2 बराबर कितना होगा? 2। और 2 की जब हम 5 से गुणा करेंगे तो 2 पंजे हो जाएगा 10, 2 पंजे 10। तो गुणा करने पर हमारे पास में आया 10x²। अब हमारे पास जोड़ने और घटाने पर क्या आएगा? तो हमारे पास जोड़ बाकी के तहत आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 7x आना चाहिए। तो हमारे पास जोड़ बाकी के तहत जो है वो प्लस का 7x आना चाहिए, और गुणा करने के तहत हमारे पास में क्या आना चाहिए? 10x² आना चाहिए। तो हम संख्यात्मक रूप से पहले देखते हैं। संख्यात्मक रूप से देखते हुए हम यह देखते हैं कि 10 किसके पाड़े में आता है। तो सबसे पहले 10 खुद के पाड़े में आता है। 10 एकम 10, 10 और 1 11, और 10 में से 1 घटाओ तो 9। तो दोनों से ही हम 7 नहीं बना पा रहे हैं। 10 और किसके पाड़े में आता है? तो 10 और आता है 2 के पाड़े में 5 बार, या 5 के पाड़े में 2 बार। 2 और 5 से 7 बन सकते हैं। 2 और 5 कितने होते हैं? 7। 2 पंजे 10 और 2 और 5 7। जोड़ने पर बनते हैं 7, और गुणा करने पर क्या बनते हैं? 10। तो हमारे पास में टुकड़े हो जाएंगे 5 और 2, 5 दूनी 10। और दोनों की दोनों संख्याएं हमारी किस में होगी? प्लस में। +5 और +2 कितने हो जाएंगे? प्लस के 7। और इनके साथ हम चर पद भी लिख देंगे, यानी 5x और 2x। गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, x × x² और इधर 5x और 2x जोड़े तो कितने हो गए? 7x। अब हम इसके गुणनखंड लिखते हैं और इसको हल करते हैं। तो देखो हमें दे रखा है √2x² प्लस के 7x के हमने कर दिए 2 टुकड़े। कौन कौन से? 5x और 2x। और उसके बाद आगे पीछे का पद हमें दे रखा है +5√2 बराबर में कितना? 0। यह हमें दे रखा है। तो यह अगर हमें दे रखा है तो अब हमें इसे हल करना है। और ये जो हमने काम किया ये सारा हमारा रफ वर्क है। ये हमारा क्या है? रफ वर्क है। ये हम अपने मन में भी कर सकते हैं और
मन में अगर नहीं करें तो हम साइड में लिख सकते हैं, मगर इसकी उपयोगिता केवल यह है कि हमने इसको गुणनखंड करने में उपयोग में लिया है। अब आगे देखिए, तो इसी सवाल में आगे हम करें तो अब हमारे पास बन गए हैं 4 पद। इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन लेना है, इन दोनों में से भी जो भी कॉमन आ रहा है वो हमें कॉमन लेना है। इन दोनों में से क्या बाहर आ रहा है, तो इन दोनों में x का भाग जा रहा है, तो x आ गया हमारा बाहर। अंदर क्या बचेगा, तो अंदर हमारे पास यहाँ से बच गया √2x और यहाँ से बच गया हमारे पास प्लस का 5। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो गौर से देखो यहाँ लिखा हुआ है 2, और अभी अभी हमने यहाँ पर ये कार्य करते वक्त देखा था कि √2 इंटू √2 बराबर 2 होता है। √2 को √2 से गुणा करी तो कितना आया था, 2। √2 इंटू √2 बराबर √4, और √4 यानी 4 का वर्गमूल बराबर कितना आया, 2। तो √2 इंटू √2 बराबर 2 होता है, यानी ये 2 लिखा हुआ है, मतलब √2 इंटू √2 लिखा हुआ है, और यहां पर भी क्या है, √2। तो हम √2 को क्या ले लेते हैं, बाहर, और √2 जब मैंने बाहर लिया तो मेरे पास में अंदर क्या बच गया, तो यहां से बच गया √2x और यहां से बच गया हमारे पास प्लस का 5। √2 तो हमने क्या ले लिया था, बाहर, और बराबर में क्या है, 0। तो बराबर में है हमारे पास में 0, बराबर में है 0। तो ये हमने सारा का सारा हमने इसके टुकड़ों में से जो कॉमन लिया जाना था वो ले लिया, और कॉमन लेने के बाद अगर हम देखें तो यह हिस्सा दोनों में मौजूद है, दोनों में मौजूद होना भी चाहिए। प्रक्रिया का हिस्सा भी यही कहता है कि जो हिस्सा यहाँ है वही हिस्सा यहाँ पर होना चाहिए, ताकि अब जब हमारे 4 से पद यह घट करके कितने हो गए हैं, 2, तो इन दोनों में से हम यह हिस्सा आगे क्या ले लें, कॉमन लेकर के बाहर ले लें। कॉमन यानी उभयनिष्ठ, वह हिस्सा जो दोनों में है। तो √2x प्लस 5 हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास x, और यहाँ से बचेगा हमारे पास प्लस का √2। यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा प्लस का √2, और बराबर में कितना हो गया, 0। तो दोनों हमने लिख लिए, दोनों लिख लिए। तो अब 2 पदों का गुणनफल अगर 0 है तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, क्योंकि 2 पदों का गुणनफल तभी 0 हो सकता है जब दोनों में से न्यूनतम रूप से कोई एक जो है वो 0 हो। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो देखो, √2x प्लस 5 बराबर क्या होना चाहिए, 0। अगर ये 0 होगा तो प्लस का 5 उधर गया, तो √2x बराबर माइनस के 5, और √2 इधर गुणा में है तो उधर जाएगा भाग में। तो मेरे पास हो गया x बराबर -5 बट्टा √2, x बराबर -5 बट्टा √2, या इधर मेरे पास में हो गया x प्लस √2 बराबर 0। प्लस का √2 है तो उधर जाते ही क्या होना चाहिए, माइनस का √2। तो मेरे पास हो गया या x बराबर माइनस का √2। तो एक मान तो मेरे पास में ये आया और दूसरा मान मेरे पास में ये आया, मगर ये मान अभी तक पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। सर हल हो गया ना, देखो x एक तरफ है और बाकी गणित की संख्या एक तरफ है। हाँ, x एक तरफ आ गया है, बाकी गणित की संख्या एक तरफ आ गई है, मगर हमने 9वीं कक्षा में सीखा था, और क्या सीखा था, हरों का परिमेयीकरण। और हरों का परिमेयीकरण हमसे कहता है कि बट्टे में अगर अंडर रूट की संख्या हो तो उसको हटा देना चाहिए, और उसको हटाने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि हम ऊपर और नीचे उसी संख्या की गुणा कर देवें। यानी मेरे पास में आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि भाई x बराबर 5 बट्टा √2 -5 बट्टा √2, ये जो हमारे पास में है, इसमें मैं ऊपर और नीचे किसकी गुणा कर दूं, √2 की गुणा कर दूं, ताकि √2 इंटू √2 बराबर कितना हो जाए, 2, और ऊपर हो जाए मेरे पास -5 √2। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हरों का परिमेयीकरण। यानी हर में, हर भाग में अपरिमेय संख्या नहीं रहनी चाहिए। और हमने प्रश्नमाला 1 वास्तविक संख्या के अंतर्गत पढ़ा था कि √2 तो क्या होती है,
अपरिमेय संख्या होती है। तो इस अपरिमेय संख्या को हमने परिमेय संख्या के अंतर्गत बदल दिया, जिसके लिए हमने अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग किया। कक्षा 9 में हमने सीखा था कि बट्टे में अगर रूट वाली संख्या इकलौती हो तो ऊपर नीचे उस संख्या की गुणा कर दो। नीचे √2 इंटू √2 कितना हो गया 2, और ऊपर -5 इंटू √2 बराबर क्या हो गया -5 √2। तो हमारे पास में आ गए अतः द्विघात समीकरण के मूल बराबर कौन से आए, एक तो आया -5 √2 बट्टा 2 और दूसरे वाला आया -√2। ये दो हमारे पास में मूल आ गए। अब ये दो मूल हमारे पास में आ गए हैं। अब हम एक सवाल और कर लेते हैं। तो चौथा सवाल देखिए। चौथे सवाल में हमें दे रखा है, क्या दे रखा है कि भाई पहले का चौथा, जिसके अंतर्गत हमें दे रखा है 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। इस सवाल में हमें देखो भिन्न में एक संख्या दे रखी है, बट्टे में एक संख्या दे रखी है। तो इसको हमें सरल में बदलने के लिए हमें पूरी समीकरण के दोनों पक्षों में इस बट्टे वाली संख्या की गुणा कर देनी चाहिए। इसको हटाने के बहुत सारे तरीके हैं कि हम यहाँ लघुत्तम ले लेवें और लघुत्तम लेकर के 8 जो बट्टे में उधर गुणा में भेज देवें, मगर उससे भी ज़्यादा सरल तरीका है कि जो बट्टे में हमें संख्या दिख रही है उसको हटाने के लिए हम समीकरण के दोनों पक्षों में उसकी गुणा कर दें। यानी हम ये कहते हैं कि भाई समीकरण के दोनों पक्षों में 8 की गुणा करने पर, 8 की ही गुणा क्यों की हमने, 8 की ही हमने गुणा इसलिए करी क्योंकि बट्टे में कितना दे रखा है 8, बट्टे में 8 दे रखा है। तो मैं दोनों तरफ किसकी गुणा कर रहा हूं 8 की, यानी इस तरफ कर रहा हूं 2x² - x प्लस 1/8, इसमें गुणा कर रहा हूं 8 की, और उधर भी मैं 0 में किसकी गुणा कर रहा हूं 8 की। इधर 8 की गुणा करने का मतलब यह हुआ कि मैं 2x² में भी किसकी गुणा करूं 8 की, मैं माइनस के x में भी किसकी गुणा करूं 8 की, और मैं हमारे पास में अगली जो दे रखी है, क्या दे रखी है हमारे पास में दे रखा है अगला प्लस का 1/8, इसमें भी किसकी गुणा करूं 8 की। मतलब इधर समीकरण के जो 3 पद हैं, तीनों पदों में मैं किसकी गुणा कर रहा हूं 8 की, और उधर मैं किसमें 0 में किसकी गुणा कर रहा हूं 8 की। यानी समीकरण के प्रत्येक पद में मैंने किसकी गुणा कर दी 8 की गुणा कर दी। जो काम मैंने इधर किया वही काम मैंने उधर किया। तो समीकरण मतलब दोनों तरफ चीजें बराबर है, और दोनों चीजें बराबर है तो बराबर संख्याओं में हम अगर बराबर संख्या की गुणा करते हैं, दोनों संख्याएं बराबर थी और उनमें हमने बराबर की गुणा करी, तो बराबर में बराबर की गुणा करने पर बराबर ही आता है। ऐसा हमने यूक्लिड के ज्यामिति परिचय में पढ़ा था। यूक्लिड ने अपनी अवधारणाओं के अंतर्गत कक्षा 9 में आपकी जो प्रश्नमाला है उसमें आपने यह पढ़ा था कि दो पक्ष जो बराबर हैं उसमें किसी बराबर संख्या की गुणा करने पर हल मान भी हमें बराबर ही प्राप्त होता है। तो हमारे पास में समीकरण क्या आ गई, तो 8 को 2x² से गुणा करी तो हमारे पास में आ गया 16x², और यहाँ 8 को x से गुणा करी तो क्या आया 8x, और 8 को 1/8 से गुणा करी तो 8 से 8 कट गया, या 8 एकम 8 में 8 का भाग लग गया। कितनी बार लग गया 1 बार, और बराबर में 0 को 8 से गुणा करी तो हमारे पास क्या आया 0। तो हमारे पास समीकरण का सरल रूप यह आया। सीखने के बाद इसको आपको यह ज्ञात करने में इतना समय नहीं लगेगा, आप सीधे ही दोनों पक्षों में किसकी गुणा कर देंगे 8 की, या लघुत्तम निकाल करके बट्टा में कितने ले आएंगे 8, फिर 8 का उधर पक्षांतरण कर देंगे। मगर जिस प्रकार से भी करेंगे आपको यह पद प्राप्त होगा। यह पद प्राप्त होते ही यह तो एक सरल द्विघात समीकरण है जिसको हल करना आपको आता है। हमने द्विघात समीकरण को गुणनखंडों के माध्यम से हल करने के बहुत सारे तरीके जो हैं वो सीख लिए हैं, और अब हम
आगे जो हैं वो तीसरा, चौथा, पांचवा, इन सब में रचनात्मक तरीके से जो स्थितियां दे रखी है उन स्थितियों में समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाने के बाद गुणनखंड विधि से उनको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि आगे के आने वाले सारे प्रश्नों में आपको काम में आएगी। तो आप बड़ी ही ध्यान से गुणनखंड विधि से इन सभी प्रश्नों को स्वयं हल कीजिएगा, गुणनखंड विधि का अभ्यास कीजिएगा। गुणनखंड विधि के अंतर्गत जो है आपने टुकड़े करना सीख लिया। क्या सीख लिया? टुकड़े करना अगर आपने सीख लिया कि गुणा करने पर क्या आएगा, जोड़ बाकी करने पर क्या आएगा, अगर आपने यह सीख लिया, आपको टुकड़े करने आ गए यानी गुणनखंड करने आ गए, तो उसके बाद मान निकालना यानी द्विघात समीकरण के मूल निकालना बहुत ही आसान काम है। और चूंकि यह पूरी प्रश्नमाला में काम आएगा और हमने देखा था कि 2.2 के पहले सवाल में भी काम आ रहा था, यानी दूसरी प्रश्नावली में भी काम आ रहा है, चौथी प्रश्नावली में भी काम आ रहा है, तो इसका मतलब यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है, यह हमें सीखनी आवश्यक है, क्योंकि हमारी 2 प्रश्नमालाओं के हिस्सों को यह कवर करती है। आज के लिए इतना ही। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अगली कक्षा में जब हम रचनात्मक प्रश्न करेंगे तो आप गुणनखंड को हल करने की पूर्ण तैयारी के साथ आएंगे, क्योंकि रचनात्मक प्रश्नों में समीकरण बनाने के पश्चात मैं आपसे यह आह्वान करूंगा, अनुरोध करूंगा कि समीकरण को गुणनखंड विधि के माध्यम से हल करना तो आप सीख चुके हैं। तो नया काम हम क्या सीखेंगे कि हम रचनात्मक प्रश्न जो दे रखे हैं उनकी समीकरण बनाना सीखेंगे और कुछ आवश्यक सवालों में गुणनखंडों को हल भी कर लेंगे। मगर मैं ये आशा करूंगा कि गुणनखंड बन जाने के पश्चात आगे की प्रक्रिया आप स्वतः उसको संचालित करेंगे। गुणनखंड हल करने की प्रक्रिया आप सीख करके मेरे साथ साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।